बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम नर्सिंग रिसर्च के यूनिट 5 का एक सब पार्ट जो मेजरमेंट और डेटा कलेक्शन पे मुश्तमिल है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मेजरमेंट का मतलब जितना भी हमारे पास रिसर्च के लिए अपना हमने डेटा कलेक्ट किया होता है या हमने कोई ऑब्ज़र्वेशन की होती है, तो उनको हम कुछ नंबर्स या सिंबल्स एसोसिएट करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिट्रीवल। तो इसको हम मेजरमेंट कहते हैं। ये ऑब्ज़र्वेशन हमारे पास क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव दोनों सूरतों में हो सकती है, और इसके अलावा जो हमारे पास क्वालिटेटिव या एब्स्ट्रैक्ट डेटा होता है तो उनको इस तरह के सिंबल्स या नंबर एसोसिएट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनको फिर कंप्रीहेंड करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। जबकि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं तो उनके साथ इस तरह के नंबर्स एसोसिएट करना हमारे लिए आसानी पैदा करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज क्वांटिटी। इसके साथ साथ वो एलिमेंट्स या वो कैरेक्टरिस्टिक्स या डेटा जिनका हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, या इस तरह जिनका हमारे पास किलोग्राम, सेंटीमीटर और मीटर के जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, तो वो अगर हमारे पास होते हैं क्वांटिटीज़ में, तो वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डेटा। मेजरमेंट को हमने बेसिकली रिसर्च में 4 मेन कैटेगरीज़ में क्लासिफाई किया है। उनमें हमारे पास नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल आता है। नॉमिनल स्केल का मतलब ये है कि हमारे पास कोई नाम हो या कोई इस तरह के क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स हों जिनको हम नंबर असाइन कर लें, तो वो नॉमिनल स्केल कहलाएगा। नॉमिनल स्केल बुनियादी तौर पे एक एलिमेंट्री या बुनियादी तरीक़ाकार है क्वालिटेटिव डेटा को हमें मेजर करने में हेल्प आउट करता है, और इसके साथ साथ हमें जब एनालिसिस में उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की नीड होती है, तो फिर उस पे हम उनके जो रिक्वायर्ड टेस्ट्स होते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक डेटा है जो एक पॉपुलेशन से हमने लिया है, और उस पॉपुलेशन में हमारे पास 2 जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल। तो मेल को हमने 1 असाइन किया फॉर अंडरस्टैंडिंग, और फीमेल को हमने 2 असाइन किया। तो जहाँ पे भी हम मेल रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो वहाँ 1 लिखेंगे, और 2 रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो उसका मतलब होगा कि ये फ़ीमेल रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 का जो डिजिट है, जो टेबल में हम उसको शो करते हैं। तो इस तरह हम जो है ये लेबलिंग आसानी से करते हैं। ऑर्डिनल स्केल हमारे पास जब एलिमेंट्स को, जब हम डेटा को एक ऑर्डर में रखते हैं, ऑर्डर में ये असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में ले आते हैं, तो उसको हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि ये हमें अगर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी डेटा को हम प्लेस कर लें, तो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, फर्स्ट या लास्ट, इस तरह की हमें आसानी होती है कि नंबर्स या डिजिट्स को या जो क्वांटिटीज़ हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी क्लास में हमारे पास स्टूडेंट्स टेस्ट दे देते हैं और उन पर उन्होंने जो मार्क्स लिए होते हैं उनके हिसाब से हम उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दें, तो वो ऑर्डिनल स्केल कहलाएगा। ऑर्डिनल स्केल हमें हेल्प आउट करता है कि इसका रेंज क्या है, ग्रेटर नंबर या डिजिट कौन सा है और स्मॉलर डिजिट कौन सा है। ऑर्डिनल स्केल में ये बात याद रखें कि स्टैटिस्टिक्स में हम इसके लिए जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो मीडियन इस्तेमाल करते हैं, जबकि मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो हम परसेंटाइल इस्तेमाल करते हैं। और इसका मतलब हमने जैसे स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में पढ़ा था कि अगर कोई डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो हम मीन, मीडियन और मोड जो है वो इसमें हम मीन को सेलेक्ट करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन को हम एज अ मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन चूज़ करते हैं।
जबकि जो डेटा हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो उसमें हम मीडियन को एज अ मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लेते हैं, और परसेंटाइल या क्वार्टाइल जिसको कहते हैं एक फिनोमिना है जिसको हम मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन चूज़ करते हैं। इंटरवल स्केल की जहाँ तक बात है तो इंटरवल स्केल अज्यूम्स दैट द मेजरमेंट आर मेड इन इक्वल यूनिट्स। इसमें हम इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करके एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेट करते हैं। इसमें हमारे पास बेसिकली जो डेटा होता है वो क्रॉस नहीं करता एक दूसरे के लिमिट्स को। फॉर एग्जांपल जो होल नंबर है हमारे पास, तो उसमें हम ज़ीरो या जो एक नंबर की बाउंड्री ख़त्म हो जाती है, जैसे 2.0 है, तो फिर 2.1 जो है वो या 2.0 वगैरह का इसमें कोई रोल, जो ज़ीरो का रोल है वो इसमें नहीं आता। 1 2 3 जो होल नंबर है इसमें एक ख़ास गैप है जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। और इसमें हमारे पास ये याद रखें कि इंटरवल स्केल में जो ज़ीरो है वो ट्रू नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई बताए कि फ़लाँ एरिया में अभी ज़ीरो टेम्परेचर है, 0 सेल्सियस टेम्परेचर है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वहाँ बिल्कुल टेम्परेचर एग्जिस्ट ही नहीं करता। टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी वैल्यू ज़ीरो है और ये आर्बिट्ररी है, फ़र्ज़ी है। ठीक है, तो जो हमारे पास इस तरह के क्वांटिटीज़ होती हैं सच एज़ टेम्परेचर में, जो हम फ़ारेनहाइट, सेल्सियस वगैरह लेते हैं, तो ये हम इंटरवल स्केल में उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और इसमें जो ज़ीरो होता है वो ट्रू ज़ीरो नहीं होता। रेशो स्केल, इसकी एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें हमारे पास डेसिमल के पॉइंट्स होते हैं, एंड रेशो स्केल रिप्रेजेंट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर तो हाइट है तो 2.4 मीटर का मतलब 2 मीटर एंड 4 जो एडिशनल उसके साथ सेंटीमीटर्स या इंचेस या जो 4 फीट काउंट करते हैं, तो ये उसके हिसाब से जो 4 का डिजिट है ये डेसिमल के बाद आता है, तो उसकी कोई वैल्यू है। एंड इसीलिए हम जो है इंटरवल स्केल और जो रेशो स्केल है इसमें फ़र्क ये करते हैं कि जो रेशो स्केल है इसमें ज़ीरो का मतलब देर के इसका कोई ना कोई वैल्यू इसकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई बताए कि फ़ला जो ऑब्जेक्ट है इसका 0 किलोग्राम वेट है, तो इसका मतलब इसका कोई वेट नहीं है। एंड सिमिलरली कोई हाइट या ज़ीरो हाइट का होना कि हाइट का कोई वजूद नहीं होना है, तो इट मीन्स कि ज़ीरो का कोई एक्चुअल फॉर्म या शेप मौजूद होता है। तो रेशो स्केल में जो ज़ीरो होता है वो ट्रू ज़ीरो होता है, और ये हमें बिटवीन द क्वांटिटीज़ कंपेयर करने में हेल्प करता है कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उसको हमें कैरी आउट करने में हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल हाइट हो गया, वेट, एज, लेंथ एंड जो मार्केट शेयर्स अगर किसी के कारोबार वगैरह में होते हैं तो वो इवन डिजिट्स में जो डेसिमल्स होते हैं वो भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि वो फिर एक ख़ास क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। एडिशनली हमारे पास कुछ स्केल्स हैं जिसको हम कंपैरेटिव एंड नॉन कंपैरेटिव स्केल्स कहते हैं। कंपैरेटिव स्केल्स हमारे पास ऐसे स्केल्स होते हैं जिसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं या उनके बेस पे हम दो ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर जो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी गई है कि पेप्सी और कोक का जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं उसकी स्वीटनेस को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर लें कि किस में जो है वो शुगर की मिक़दार ज़्यादा है, तो दैट इज़ बेस्ड ऑन अ कंपैरेटिव स्केल। जबकि नॉन कंपैरेटिव स्केल्स जो होते हैं तो उसमें एक दूसरे से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और उसमें हम कंपैरेटिबिलिटी के हवाले से या कंपैरिजन के हवाले से कुछ स्पेसिफिकेशंस नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी से पूछें कि एक सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें जो शुगर है या जो स्वीटनेस है उसकी आप क्या रेटिंग देंगे फ्रॉम 1 to 10,
तो फिर उसमें से अगर रिस्पॉन्डर कोई एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर ले तो दैट इज़ ऑन द नॉन कंपैरेटिव स्केल्स, क्योंकि उसको हम यहाँ पे कोई कंपेयर नहीं कर रहे हैं किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। हमारे पास क्वांटिटेटिव जो डेटा होता है, जब वो हम कलेक्ट करते हैं तो यूजुअली हम उसके लिए कुछ स्केल्स बनाते हैं और डेटा कलेक्शन हम कुछ ख़ास स्केल्स के बेस पे करते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारे पास लाइकर्ट स्केल यूज़ होता है। जो लाइकर्ट स्केल है वो रिस्पॉन्डर्स जो होते हैं जो उस स्केल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उसमें उन्होंने कोई एक ख़ास आंसर जो उसको सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन हम पूछते हैं किसी भी पार्टिसिपेंट से और उनको कहते हैं कि आउट ऑफ दीज 5 ऑप्शंस यू हैव टू सेलेक्ट वन। तो अगर जो रिस्पॉन्डर है उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है उसके अलावा कि वो इन 5 ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ कर ले, एंड दैट शोज़ अस द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद द स्टेटमेंट। इसमें हमारे पास आइटम टू आइटम एनालिसिस होती है कि हर जो क्वेश्चन होता है उसका अपना लाइकर्ट स्केल पे बना होता है, जो कि स्ट्रांगली एग्री, अनसर्टेन, डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, इस तरह के 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, 7 स्टेटमेंट, इस तरह के हम इसके साथ ऑप्शंस दे देते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक MCQs जो क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमारे पास 4 या 5 ऑप्शंस होते हैं एंड द रिस्पॉन्डर हैज़ टू आंसर थ्रू वन ऑप्शन। और जब इसमें बहुत सारे हमारे पास रिस्पॉन्डर्स आंसर करते हैं हमारे क्वेश्चनर को, तो क्वेश्चनर में जो जो क्वेश्चंस या आइटम किसी एक फिनोमिना के बारे में होते हैं तो उनको हम कम्युलेट करते हैं और फिर उनके जो क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड किया होता है थ्रू ऑप्शंस, तो उन ऑप्शंस के स्कोर को हम जमा करते हैं, प्लस करते हैं और उनको कैलकुलेट करते हैं। तो हर वो स्किल्स जो या क्वेश्चनर्स जो लाइकर्ट स्केल पे बने हों तो वो हम बेसिकली उसकी कुछ गाइडलाइन होती हैं एनालिसिस के लिए। उसमें कुछ हमारे पास फॉरवर्ड स्कोरिंग वाली होती हैं और कुछ रिवर्स स्कोरिंग वाली होती हैं। अब हम आते हैं डेटा की अंडरस्टैंडिंग की तरफ। तो जो रिसर्च में हमारे पास डेटा होता है वो द सेट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन दैट हैज़ बीन कलेक्टेड, ऑब्जर्व, जनरेटेड और क्रिएटेड टू वैलिडेट ओरिजिनल रिसर्च फाइंडिंग। जो भी हमारे पास रिसर्च फाइंडिंग आती हैं वो इसी के थ्रू आती है, क्योंकि ये एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि रिसर्चर ने कलेक्ट की होती है, या थ्रू ऑब्जर्वेशन उसको नोट किया होता है, या फिर उसको क्रॉस चेक करके वैलिडेट किया होता है। और वो एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, फैक्ट्स होते हैं जिनको हम डेटा कहते हैं। या इसको हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द रिकॉर्डेड फैक्चुअल मटेरियल कॉमनली एक्सेप्टेड इन द साइंटिफिक कम्युनिटी एज ए नेसेसरी टू वैलिडेट रिसर्च फाइंडिंग। ये फैक्ट्स के बेस पे होता है क्योंकि हमारे पास रियल टाइम इसकी कलेक्शन होती है और जो भी हमारे पास रिसर्च फाइंडिंग होती है अगर वो इसके बेस पे वैलिडेटेड हो तो वो साइंटिफिक कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट करती है, वरना तो जो डेटा हमारे पास एक्चुअली जो फाइंडिंग है उसको सपोर्ट नहीं कर रही तो दैट मे बी कंसिडर्ड एज फॉल्स डेटा। अच्छा, जो डेटा कलेक्शन है इसका मतलब वो प्रोसेस जिसमें हम प्रिपेयर करते हैं और कलेक्ट करते हैं डेटा को अपने रिसर्च प्रॉब्लम के आंसर के लिए। सो इट इज़ बेसिकली द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कलेक्टिंग द डेटा। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है जिसमें हम डेटा को गैदर करते हैं और फिर जो डेटा हमने गैदर किया होता है उसको वैरायटी ऑफ सोर्सेस से क्रॉस चेक करते हैं और ताकि हमारे पास जो भी फाइंडिंग्स आती हैं या जो भी ऑब्जर्वेशन है उसकी एक्यूरेट और ट्रू पिक्चर हमें मिले। So the process of gathering and measuring information on targeted variable in an established system which then enable one to answer relevant question and evaluate outcomes.
इसमें यही बात है कि जो भी हमारे पास टारगेटेड वेरिएबल होते हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना होता है, जिनके आपस में कोई डिस्क्रिप्शन हमने करनी है या एक्सप्लोरेशन करनी है, या उस दो वेरिएबल या इससे ज़्यादा का आपस में कोई एसोसिएशन या डिफरेंस वगैरह मालूम करना है, तो उन वेरिएबल्स का जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। और सिस्टमेटिक तरीका ये है कि उसका एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल या क्वेश्चनर होता है जिसके बेस पे हम डेटा कलेक्शन करते हैं। अब जहाँ पे टूल की बात आती है तो वो इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस या क्वेश्चनर या सेट ऑफ क्वेश्चंस या सर्वे फॉर्म या आप उसको चेकलिस्ट बोल दें जिसके बेस पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, और इन के ज़रिए हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए डेटा कलेक्ट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड डेटा कलेक्शन टूल। मतलब कोई भी वो एक स्टैंडर्डाइज्ड ऑब्जेक्ट, टूल या क्वेश्चन के ग्रुप्स जो हो गए जिसके ज़रिए हमें डेटा कलेक्ट करने में हेल्प हो, दैट is called a data collection tool, instrument, questionnaire, survey form और checklist। जो हमारे पास डेटा कलेक्शन टूल्स होते हैं, that allows us for a true measurement of accuracy, और ये रिसर्चर को बताते हैं कि जो भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं या जो भी हमें पार्टिसिपेंट रिस्पॉन्ड करते हैं तो वो कितनी हद तक स्पेसिफिक है एंड किस हद तक वो ट्रूली उसको कलेक्ट किया गया है। तो इसीलिए जो भी हमारे पास टूल्स होते हैं उसको पहले डेटा कलेक्शन से या किसी भी रिसर्च में इस्तेमाल करने से पहले उसको वैलिडेट किया जाता है और उसकी रिलायबिलिटी एनालिसिस की जाती है ताकि उसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की अंडरस्टैंडिंग हो और वो एक्यूरेटली और एफिशिएंटली हमारे पास उस फिनोमेना के बारे में डेटा कलेक्शन में हेल्प आउट कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वेज होती हैं या वो स्टडीज़ जिसमें हम रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ को स्टडी करते हैं कंपेयर करने के लिए, या हमारे पास जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की स्टडीज़ होती हैं या वो नॉलेज प्रैक्टिस रिलेटेड जो हमारे पास स्टडीज़ होती हैं, उसमें से जो भी क्वेश्चंस हम करते हैं पार्टिसिपेंट से तो वो एक स्टैंडर्डाइज्ड टूल या क्वेश्चनर के थ्रू करते हैं। अब आते हैं हम कि अगर हमारे पास टूल भी हो, एक स्टैंडर्डाइज या क्वेश्चनर हो हमारे पास, और हमने रिसर्च प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई की हो और पूरा एक हमारे पास प्लान बना हुआ हो, तो हमने एक्यूरेटली डेटा कलेक्शन करनी कैसी होती है। तो डेटा कलेक्शन के कुछ तरीक़ेकार है जिसको हम मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन कहते हैं। बेसिकली इसमें यहाँ इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यूइंग मेथड, क्वेश्चनर फिलिंग मेथड और फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स। डेटा कलेक्शन के मेथड्स जो हैं वो हमारे पास इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं जो यहाँ दिए गए हैं। उसमें एक नेचर ऑफ़ द स्टडी आ गया कि हम किस तरीके की स्टडी कर रहे हैं, आया ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, कोरिलेशनल डिज़ाइन है, या हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल स्टडी है। हमारे पास यूनिट ऑफ इंक्वायरी क्या है, और जो हमारे पास सैम्पल है उसका साइज़ कितना है, और हमारे पास जिस स्केल पे हम उसको मेजर कर रहे हैं वो हमारे पास क्या है। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास एजुकेशनल लेवल ऑफ़ द रिस्पोंडेंट्स है कि जो पार्टिसिपेंट्स हमारे पास है वो किस हद तक एजुकेटेड हैं कि करेक्टली उन आंसर्स को वो जवाब दे सके उन क्वेश्चंस का जो हम उनसे पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि ये फिर हमारे पास अगर तो जो रिस्पोंडेंट्स हैं, जो पार्टिसिपेंट हैं, उनका एजुकेशनल लेवल इतना नहीं है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो तो फिर वो आसानी से उन क्वेश्चंस को समझ नहीं सकते, और उनको जब क्वेश्चन समझने में मुश्किल होगी तो फिर वो आंसर भी करेक्टली नहीं कर पाएंगे। जो उनका एक्चुअल जो असल आंसर होता है तो वो उसको सही तरीके से सेलेक्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा हमें डेटा कलेक्शन मेथड में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये कंसिडर करनी होती है कि हमें डेटा किस तरीके का और कितना इन डेप्थ डेटा चाहिए।
अगर तो हम एक्सप्लोरेटरी स्टडी करना चाहें तो फिर हमारे क्वेश्चन जो होंगे वो ओपन एंडेड और बहुत ज़्यादा जो इन डेप्थ डेटा कलेक्शन करेंगे। अगर तो वो ऑब्जर्वेशंस हैं या फिर हमारे पास कोई स्पेसिफिक डिफरेंसेस या एसोसिएशंस हम मालूम करना चाहेंगे तो उसके लिए हमारे पास हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो डेटा कलेक्शन की, वो ये है कि एज अ रिसर्चर हमारे पास क्या स्किल्स हैं और कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूटिलाइज करके एक प्रॉपर डेटा कलेक्शन कर सके। तो डेटा कलेक्शन मेथड में जो अभी हम फर्स्ट पढ़ेंगे दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल मेथड, जो कि एक बेसिक और सबसे ओल्डेस्ट मेथड है। और इसमें जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली इन्वॉल्व होके करते हैं और इसमें रिस्पोंडेंट से क्वेश्चंस किए जाते हैं। जो रिसर्चर होता है वो जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर उनसे क्वेश्चंस करते हैं और उनका फिर जवाब देखा जाता है और साथ में उनको ऑब्जर्व भी किया जाता है। अगर तो ऑब्ज़र्वेशन को सिस्टमेटिकली एक प्रॉपर तरीके से प्लान किया गया हो और फिर वो ऑब्ज़र्वेशंस हमारे पास एक प्रॉपर तरीक़ेकार से रिकॉर्ड की गई हो तो यही ऑब्ज़र्वेशंस जो है वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के लिए भी चेक की जा सकती है कि इन जो हमारे पास रिज़ल्ट्स आए हैं, जो रिस्पॉन्सेज आए हैं, ये कितने हद तक वैलिड हैं और इसकी रिलायबिलिटी कितनी है। इसमें ऑब्जर्वेशनल मेथड में यूजुअली हम अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं, मतलब देखने से, सुनने से, उनके एक्सप्रेशंस, उनके टोन, ये सारी चीज़ें देखते हुए हम अपनी ऑब्जर्वेशंस करते हैं एज अ रिसर्चर। और यूजुअली इसमें कोई मैकेनिकल डिवाइसेस हम यूज़ नहीं करते और कॉमनली यूज्ड फॉर बिहेवियरल स्टडीज़, जो कि साइकोलॉजिकल स्टडीज़ अगर होती है या कुछ कल्चरल फिनोमेनास या इस तरह की स्टडीज़, एथनोग्राफीज़ वगैरह हो गई, तो उसमें ऑब्जर्वेशनल मेथड का ज़्यादा इस्तेमाल होता है फॉर डेटा कलेक्शन। जो ऑब्जर्वेशनल टेक्निक है इसके हमारे पास फिर अपने टाइप्स हैं। एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है, एक अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है। स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स पे और प्रीसेट रूल्स पे हम उसको लेके चलते हैं। और इसमें हमारे पास जो भी हम यूनिट्स या स्केल डिफ़ाइन करते हैं वो बहुत केयरफुली इसकी सिलेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन होती है और किस तरीके से हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी हम पहले से डिफ़ाइन कर चुके होते हैं कि अगर हम स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो अपनी ऑब्जर्वेशन को किस तरीक़ेकार से हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ होती हैं तो उसमें हमने एक स्पेसिफिक चेकलिस्ट या क्वेश्चनर्स बनाए होते हैं और उन क्वेश्चनर, चेकलिस्ट या टूल्स में हम अपनी रिकॉर्डिंग्स सेव करते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं। एक दूसरा जो इसका तरीका है वो अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस हैं और अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशंस हमारे पास सिस्टमेटिकली नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो एक्सप्लेनेटरी स्टडीज़ होती हैं या फिर हमारे पास जो अगर तो हमें कोई किसी फिनोमेना को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इसमें हम कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन मेथड्स यूज़ करते हैं और इसमें जो हमारे पास टूल्स होते हैं या इंस्ट्रूमेंट होती है फॉर डेटा कलेक्शन वो फील्ड नोट्स होती हैं, एनेक्डोट्स और चेकलिस्ट वगैरह का इस्तेमाल हम करते हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि जो हमारे पास सब्जेक्ट बायस होता है वो ख़त्म हो जाता है और इसके अलावा क्या हो रहा होता है ऑन द स्पॉट या एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो हम उसको नोट कर रहे होते हैं। तो हमें ये एक बेसिकली उस टाइम की जो क्रॉस सेक्शनल या जो पिक्चर है वो हमें दे रही होती है। और इसमें हमारे पास ये एक फ़ायदा भी है कि जो रिस्पोंडेंट या जो भी हमारा पार्टिसिपेंट होता है उससे ये इंडिपेंडेंट होता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिसर्चर। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें रिसोर्सेज का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, जबकि कभी कभी अगर तो प्रॉपर तरीके से कलेक्शन ना हो, ऑब्जर्वेशंस ना हो डेटा की, तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास लिमिटेड हो जाती है फॉर एक्सप्लेनिंग दैट फिनोमेना।
और इसमें कुछ हमारे पास ऐसे भी फैक्टर्स होते हैं जो कि एक्चुअली ऑब्जर्वेशन के साथ इंटरफेयर कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आते या हम उसको मिस कर जाते हैं नोट करना। तो ये एक डिसएडवांटेज है जो जिसकी वजह से हमारे साथ डेटा में कुछ वीकनेसेस आ सकती हैं। दूसरा तरीका हमारे पास इंटरव्यू मेथड है। इंटरव्यू मेथड डेटा कलेक्शन का वो तरीक़ाकार है जिसमें हम बेसिकली जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और थ्रू ओरल स्टिमुलाई हम उनके रिस्पॉन्सेज वगैरह को देख रहे होते हैं। इट कैन बी यूज थ्रू पर्सनल इंटरव्यूज़ एंड इफ़ पॉसिबल थ्रू टेलीफोन इंटरव्यूज़। हमारे पास यूजुअली क्वालिटेटिव डेटा जितने भी होते हैं तो वो तो इंटरव्यू मेथड में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में भी हम इंटरव्यू मेथड यूज़ करते हैं और ये इधर थ्रू आस्किंग क्वेश्चंस डायरेक्टली और थ्रू टेलीफोन और सम मीडियम हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चनर होता है, जो इंटरव्यू क्वेश्चनर होता है, बेसिकली इट कंप्राइजेज ऑफ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस विच आर प्रिपेयर्ड बाय द रिसर्चर एंड दैट आर आंसर्ड एंड फिल्ड बाय द रिस्पोंडेंट्स। इसमें हमारे पास क्वेश्चनर्स जो होते हैं या टूल्स होते हैं उसमें क्वेश्चन जो बनाए होते हैं वो रिसर्चर ने, और फिर पार्टिसिपेंट उनको आंसर करते हैं। इसमें यूजुअली जो मशहूर तरीक़ाकार है वो सेल्फ़ रिपोर्टेड या सेल्फ़ एडमिनिस्ट्रेड मेथड है, जिसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक पेपर पे या ईमेल्स में या इस तरह गूगल फॉर्म में बना के उनको भेजे जाते हैं और फिर जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो उनको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। हमारे पास यूजुअली डेमोग्राफिक डेटा या जो किसी भी इंडिविजुअल के पर्सनल मतलब डेटा होता है, तो बायोडेटा जिसको हम कह सकते हैं, उसको कलेक्ट करने के लिए भी यही इस्तेमाल होता है। ये हमें हेल्प आउट करता है लार्जर डेटा को आसानी से और जल्दी से कलेक्ट करने में, और इसमें हमारे पास दोनों तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। इस तरीक़ेकार का फ़ायदा ये है कि ये हम डायरेक्टली भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं और थ्रू ईमेल या इसके अलावा फैक्स भी कर सकते हैं। इसमें हम एक लार्जर नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स को कवर कर सकते हैं या पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इसके थ्रू ले सकते हैं। ज़्यादा एक बहुत जियोग्राफिकल एरिया की कवरेज कर सकते हैं, मतलब क्रॉस द कल्चर अगर हमें डेटा कलेक्ट करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये तरीक़ाकार यूजुअली इतना कॉस्टली नहीं है, इट इज़ चीप एंड इसके लिए कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट अरेंजमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें ये भी होता है कि अगर कोई पार्टिसिपेंट या रिस्पोंडेंट जो है वो सामने जवाब नहीं दे सकता तो उसको क्वेश्चनर दे के उसको एक प्राइवेसी या कोई ऐसी जो कंडीशन है या सिचुएशन है उसकी जहाँ पे वो आसानी से उसका जवाब दे सके, तो वो उसमें वहाँ पे उस क्वेश्चनर को फिल कर सकता है। और जो रिस्पोंडेंट होता है, जो पार्टिसिपेंट होते हैं, वो जो गिवन क्वेश्चंस होते हैं उसके रिस्पॉन्सेस को आसानी से जवाब दे सकता है। जबकि डिसएडवांटेजेस की जहाँ तक हम बात करें तो कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं और इसके साथ फिर डिज़ाइन सेलेक्ट करने में मुश्किलात होती हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर को और एनालिसिस के लिए कौन सा डिज़ाइन सही रहेगा, कि जिसके लिए हम पहले डिज़ाइन सेलेक्ट करके फिर डेटा कलेक्शन करें और फिर उसको एनालिसिस करें। तो डिज़ाइन प्रॉब्लम्स इसमें आते हैं। यूजुअली इसमें क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो फिर पूरी तरह उस फिनोमेना को ज़्यादा इन डेप्थ कैटर नहीं करता। इस तरीक़ेकार में ज़्यादातर ये देखा गया है कि रिस्पांस रेट कम होता है। लोग अक्सर जो है वो रिस्पांस करने में टाइम लेते हैं, बहुत लेट रिस्पॉन्सेस करते हैं और रिसर्च कंडक्ट करने में डिलेज़ होती हैं। या तो उन्होंने एग्री कर लिया कि पार्टिसिपेंट अगर एग्री कर भी लें कि वो आपको डेटा देंगे, लेकिन फिर वो रिटर्न नहीं करते फॉर्म या उसका जवाब नहीं देते, तो ये इश्यूज़ इसमें आ सकते हैं।
इसके लिए पार्टिसिपेंट को मल्टीपल रिमाइंडर्स देने पड़ते हैं। लिटरेसी प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा इशू है कि अगर किसी ने रिटन क्वेश्चनर दे दिया पार्टिसिपेंट को और फिर वो प्रॉपरली उसको जवाब ना दे पाएँ, रीड ना कर पाए या कंप्रीहेंड ना कर पाए, तो उनको जवाब देने में मसले होंगे। तो इस तरह लिटरेसी एसोसिएटेड प्रॉब्लम इसके बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात ये है कि वो कब कितने टाइम में और किस तरीके से क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करते हैं, तो उस पर रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता। जो हमारे पास क्वेश्चनर हैं उसमें फिर अगर हम बात करें तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस के कुछ टाइप्स हैं जिसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड होते हैं, रेटिंग क्वेश्चंस होते हैं, विजुअल एनालॉग्स होते हैं और फिजियोलॉजिकल मेजर्स होते हैं। इसकी अगर हम आगे बात करें तो विजुअल एनालॉग स्किल्स को डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास यूजुअली हम अगर किसी भी इलिटरेट या अगर बच्चे से हम ये पूछना चाहें कि उनको कितना पेन हो रहा है, तो वो जवाब देने में उनको कम्प्रहेंड करने में थोड़ा सा मसला होगा इस क्वेश्चन के। सो यूजुअली हम विजुअल एनालॉग स्केल यूज़ करते हैं जिसमें हम कुछ पिक्चर हो गई या कुछ इस तरह की जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बेस पे वो कम्प्रहेंड करके हमें उसकी रिजेम्बलेंस के तौर पे बता के वो उसका जवाब दे सके। जैसे पेन स्केल के लिए अगर हम फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें तो कुछ पिक्चर्स ऐसे दिखाते हैं कि अगर आपको कितना पेन हो रहा है, जो आपको लगता है कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन अभी इतने होंगे, तो वो फिर विजुअल एनालॉग स्केल के थ्रू उनका जवाब देते हैं। सो इट इज़ यूजफुल फॉर असेसिंग परसेप्शन ऑफ फिजिक्स स्टिमुलाई सच एज पेन, स्लीप क्वालिटी एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये आसानी से डेवलप की जा सकती है और इसमें हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस को हम कवर कर सकते हैं। जबकि डिसएडवांटेज ये है कि इसकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी पे क्वेश्चंस उठते हैं और इसमें फिर अक्सर जो सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी ऑफ द डेटा होती है कि कितना एक्यूरेटली इस फिनोमेना को मेजर किया गया है थ्रू विजुअल एनालॉग स्केल, तो वो एक क्वेश्चन मार्क होता है। फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट की अगर हम बात करें तो ये दो तरीक़ों से होती है, इन विवो और इन विट्रो। In vivo include measurement of those which are performed directly within or living organism themselves, such as blood pressure, pulse measurement, temperature, blood flow determination through radiography या इस तरह के कोलिसिस्टोग्राफी के जो तरीक़ेकार हैं जो मेडिकल साइंसेज में यूजुअली हम एनिमल या लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम उनका डेटा कलेक्ट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इन विवो। जो उनके बेसिकली बॉडी के अंदर का डेटा हम ले रहे होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के अंदर का डेटा अगर हम ले रहे हैं, तो दैट इज़ इन विवो। जबकि इन विट्रो मेजरमेंट वो होती हैं जो कि आउटसाइड द ऑर्गेनिजम्स बॉडी के हम डेटा ले रहे होते हैं। जैसे अगर हमने ब्लड ग्लूकोज मालूम किया तो ब्लड को ड्रॉ करके उसका ग्लूकोज मालूम कर लिया, ब्लड यूरिया हम देख रहे हैं तो ब्लड को ड्रॉ करके फिर बाहर मशीन में उसको चेक करते हैं। तो वो रियल टाइम जो एक्चुअली विद इन द फिजियोलॉजी हो रहा होता है अंदर, वो हम नहीं देखते, बल्कि उसको बॉडी पार्ट से अलग करके वो हम बाहर उसकी असेसमेंट करते हैं। फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट में हमारे पास टेम्परेचर, वॉल्यूम प्रेशर, इलेक्ट्रिकल मेजर्स जो आती हैं अगर, तो जैसे ईसीजी वगैरह हो गया, ईईजी, ईएमजी के टेस्ट्स होते हैं, तो वो भी फिजियोलॉजिकल मेजर्स में काउंट होते हैं। इसके साथ केमिकल मेजरमेंट्स की अगर हम बात करें तो बॉडी में जितने भी केमिकल्स या हार्मोन्स हैं या फिर हमारे पास केमिकल प्रोडक्ट वो जो एलिमेंट्स हैं सच एज शुगर, यूरिया और पोटेशियम लेवल वगैरह, तो वो केमिकल मेजरमेंट में काम आते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड हो, जैसे सेप्सिस में या फिर बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन में उनकी जो सिवियरिटी है, जो उनकी काउंट्स हैं, वो हम देखते हैं। और इसके अलावा एनाटमिकल और साइटोलॉजिकल का जो है वो हम बेसिकली जो रेडियोग्राफी के थ्रू करते हैं, जैसे एक्सरेज हो गया, टिश्यू बायोप्सीज और टोमोग्राफी, टोपोग्राफी, सीटी स्कैन और एमआरआई वगैरह, तो वो हम डिफरेंट एनाटमिकल और सेल्स के लेवल पे उनके असेसमेंट और अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। तो ये बेसिकली फिजियोलॉजिकल मेजरमेंट्स के कुछ पार्ट्स हैं।
इसमें एक पॉइंट जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड का एक एक्सप्लेनेशन है। ओपन एंडेड वो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब वो पार्टिसिपेंट वो होते हैं जिनको जवाब देना होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस हमें जवाब देते हैं, एक लॉन्ग सेंटेंस के तरह। जैसे आप रैंडमली किसी से भी क्वेश्चन करते हैं कि कल आप वहाँ क्यों गए थे, तो वो फिर आपको वो रीज़न बताए और फिर इस तरह, तो एक सेंटेंस फॉर्म में जिसका जवाब आएगा तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। जबकि क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जिनका येस नो या कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें उन्होंने चूज़ करना होता है और इससे वो हट के आपको सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर नहीं करते, तो दैट इज़ क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जबकि रेटिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हमने लाइकर्ट स्केल में जैसे पढ़ा कि कुछ हम ऑप्शंस दे देते हैं कि वो किस हद तक फ़लाँ एलिमेंट को या फलां फिनोमेना को रेट करेंगे। जैसे पेन स्केल की अगर हम बात करें तो किसी से पूछे कि आपको 1 में से 10 तक अगर पेन है तो इसमें कौन से लेवल का पेन है, आपको 7 के स्कोरिंग पे है या 6 पे है, तो ये रेटिंग वाले क्वेश्चंस काउंट होंगे। एंड दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप it will help you in understanding the process of data collection, and thank you very much.